जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण किस जीवों में होता है और कैसे होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी हम परिभाषा बताते हैं। सभी हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल व खनिज लवण को लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है वह CO2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में पौधे जल को लेकर क्या बनाते हैं, पौधे जल को लेकर ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का सूत्र आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। इसका सूत्र है C6H12O6 प्लस बनता है ऑक्सीजन, O2 निकलता है और बनता है जल। क्या बनता है? जल बनता है। और यह क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। यह क्रिया प्रकाश व प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब हम इसे संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 लग जाएगा। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल से खनिज लवण को लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम एक प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि पिछले साल रेलवे का प्रश्न है। किसमें का प्रश्न है? रेलवे का प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? उसमें ऑप्शन था अकार्बनिक और दूसरा ऑप्शन था कार्बनिक। पहला ऑप्शन था अकार्बनिक तथा दूसरा ऑप्शन था कार्बनिक। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो गए हैं कि अकार्बनिक होगा या कार्बनिक होगा, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण की ये जो अभिक्रिया है इसमें हम देखते हैं क्या बनता है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है तथा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हम ध्यान देंगे कि तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है या अकार्बनिक पदार्थ। तो कुछ छात्र जो है कंफ्यूज हो गए कि कार्बनिक पदार्थ बनेगा या अकार्बनिक पदार्थ बनेगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कार्बनिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा होगा कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें कार्बन सम्मिलित होता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। इसमें कार्बन सम्मिलित है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ बनेगा? तो वो बनेगा कार्बनिक पदार्थ। क्या बनेगा? कार्बनिक पदार्थ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे का ही एक और प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में जो O2 यानी कि ऑक्सीजन है, O2 कहाँ से प्राप्त होता है? O2 कहाँ से प्राप्त होता है? रेलवे का ही प्रश्न है कि ऑक्सीजन हमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा, आंसर होगा जल के अपघटन से। किससे? जल के अपघटन से। तो दोस्तों जल के अपघटन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब हम अपघटन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अपघटन कहते किसे हैं? जब जल का एक अणु जब टूटता है, अपने परमाणुओं में टूट जाता है, तो उस क्रिया को हम अपघटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस क्रिया को हम अपघटन कहते हैं। अर्थात जल का सूत्र होता है हाइड्रोजन H2O। जल का सूत्र होता है H2O। जब
जब हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जल का अपघटन, यानी कि जल जो है, जल का सूत्र होता है H2O। H2O जल का सूत्र होता है। जब H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? अपने भिन्न भिन्न परमाणुओं में विघटित हो जाता है। इसी क्रिया को हम अपघटन कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का अपचयन होता है? किस पदार्थ का अपचयन होता है? किस पदार्थ का अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? तो हमारा सही उत्तर होगा CO2 का। CO2 का किसका अपचयन होता है? CO2 का। हमने ये जो अपचयन है ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अपचयन क्या होता है। तो अभी आप इसी पे फोकस कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का अपचयन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अपचयन होता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है, उस नाम को बताइए। अर्थात इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, उस नाम को बताइए। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसको हम अपचयन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। एक और अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ होती है, तो हमारा सही आंसर होगा मनुष्यों में, जंतुओं में ये हम अभी नहीं बढ़ाएंगे। आप अभी सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पे फोकस कीजिए। हम अगली वीडियो में बाद में आपको हम उसके बारे में बताएंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे उस विषय पर। अभी इतना ही जानिए कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो किस जीवों में होती है, तो वो होती है जंतुओं में, मानव में, आदि में। जब उस अभिक्रिया में जो ग्लूकोज है यानी कि C6, सॉरी दोस्तों ग्लूकोज नहीं होगा यहाँ पर। तो दोस्तों मनुष्यों में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि ATP के रूप में संचित हो जाती है। इसके विषय में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ यही जानिए कि जो अपचयन अभिक्रिया है वो पौधों में होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होती है, तथा जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो मनुष्यों में भोजन के पाचन के समय होती है। अब हम आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। तब तक इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये है, ये भी रेलवे में ही पूछा गया प्रश्न है कि गैसों का विनिमय कहाँ से होता है? पौधों में गैसों का जो विनिमय है यानी कि आदान प्रदान है वह कहाँ से होता है? तो हमारा सही जवाब होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा एक इंग्लिश शब्द है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्णरंध्र। जैसे कि माना ये पत्ती है, इसमें छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बिंदुवत संरचना दिखाई देती है। इसी बिंदुवत संरचना को हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं। इसी बिंदुवत संरचना को पर्णरंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। इसी के माध्यम से जो पौधों में जल है, अनावश्यक जल है, वह इन्हीं छिद्रों से निकलकर वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक रंग, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जो रंग है वो है लाल, नीला और बैंगनी। यही 3 रंग अति महत्वपूर्ण होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जो लाल रंग है वह सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषक रंग होता है, तथा जो नीला रंग है
वह लाल से कम होता है तथा जो बैंगनी है वह लाल व नीला दोनों से ही कम होता है। बाकी जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग हैं, वे सभी रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। केवल 3 ही रंग जो हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। पहला लाल, दूसरा नीला और तीसरा बैंगनी। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पिछली बार के रेलवे के परीक्षा में पूछा गया है कि क्या हरा रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है कि नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिख कर बताइए। अब हम आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम बहुत ही आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो हम बात करते हैं ये जो क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, वह पत्ती में कहाँ पाया जाता है। तो पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे होते हैं। जैसे कि देखिए ये चित्र है, हमने पिछली अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था ये जो छिद्र, इन्हें हम छिद्र को पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा बताए थे। लेकिन जो स्टोमेटा होते हैं वे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। परंतु जो हम बताने जा रहे धब्बे, ये धब्बे के समान होते हैं यानी कि डॉट होते हैं, एक प्रकार के डॉट होते हैं, धब्बे होते हैं। इन धब्बों को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन धब्बों को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन धब्बों को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। धब्बों को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि ये जो छोटे छोटे धब्बे हैं, जब हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से और अधिक जूम करके देखते हैं, क्या करके, जूम करके यानी कि बड़ा करके देखते हैं, तो जो ये रंध्र है, ये रंध्र कुछ इस प्रकार की संरचना, जो ये धब्बे हैं कुछ इस प्रकार की संरचना में बने दिखाई प्रतीत होते हैं। इस प्रकार बने प्रतीत होते हैं, बताते हैं दोस्तों भी। हाँ तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार के, जब हम पर्णरंध्र को जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो पर्णरंध्र जो क्लोरोप्लास्ट है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि दो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। कितने झिल्लियों से, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। देखिए दोस्तों, एक ये झिल्ली और एक ये झिल्ली, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ दिखाई देता है। इस झिल्ली में जो ये तरल द्रव्य है, ये तरल द्रव्य जो है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस तरल द्रव्य को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तथा जो ये कुछ इसमें सिक्के के ढेर जैसी संरचना दिखाई देती है, सिक्के के ढेर जैसी संरचना दिखाई देती है, इस संरचना को हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, इस संरचना को हम ग्रेना कहते हैं। पुनः बताते हैं दोस्तों, जो पत्ती है, पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट को जब हम जूम करके यानी कि बड़ा करके देखते हैं, तो ये द्विझिल्ली की संरचना जैसी हमें आकृति दिखाई देती है। इस संरचना के अंदर एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी संरचना में सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम ग्रेना कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्रेना की इकाई को क्या कहते हैं। ग्रेना, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ग्रेना की इकाई को क्या कहते हैं। तो ग्रेना की इकाई को हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। ग्रेना की इकाई को हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। यानी कि जो ये ढेर सारी संरचनाएं हैं, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से ग्रेना कहते हैं। परंतु जब हम इसके एक संरचना को यानी इस भाग को लेंगे तो हम इसे थाइलेक्वाइड कहते हैं। जो थाइलेक्वाइड है यानी कि ये जो थाइलेक्वाइड है ये एक ही है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। इसी थाइलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तथा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि
क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। पुनः बताते हैं दोस्तों, इस ग्रेना की इकाई यानी कि थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तथा क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हाँ तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले ग्रेना में होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में। जो ग्रेना है वो सिक्कों के ढेर जैसी संरचना होती है, इसी संरचना को हम ग्रेना कहते हैं। इसी ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पहले होती है। तत्पश्चात जब प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा विकिरण ऊर्जा, प्रकाश की विकिरण ऊर्जा एटीपी के रूप में नहीं परिवर्तित होती, तो बाद में यह जो क्रिया है वह स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। जो पहली क्रिया जो होती है ग्रेना में, उसे हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। पहली क्रिया को हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और दूसरी क्रिया को हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया स्ट्रोमा में होती है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिल रिएक्शन पौधों के पत्तियों के किस भाग में होता है? तो हमारा सही जवाब होगा ग्रेना, यानी कि जो हिल रिएक्शन है वह ग्रेना में होती है तथा डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।